नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। बिहार के चुनावी रण में गरजे अमित शाह। छपरा के तरैया में एक बार फिर बहुमत से एनडीए सरकार आने की कही बात। कहा कि बिहार के लोग एनडीए की सरकार बनाकर मनाएंगे महादिवाली। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट का गठन। हर्ष सांघवी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। रिवाबा जडेजा समेत आज 20 से अधिक मंत्रियों को मंत्रिमंडल में मिली जगह। नक्सल मुक्त भारत की दिशा में बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 208 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। लाल आतंक से मुक्त हुआ उत्तरी बस्तर। नासिक में पहली बार तेजस MK-1A लड़ाकू विमान में भरी उड़ान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी तकनीक से बने तेजस मार्क 1A का किया उद्घाटन। MK-1A उड़ान को बताया रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की उड़ान। और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की 1 वर्ष की उपलब्धियों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को बताया देश के विकास का इंजन। कहा कि वैश्विक स्तर पर पूर्वोत्तर को उभारना है सरकार का लक्ष्य। और अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज समाप्त हो जाएगी। कुल 243 सीटों में से 121 निर्वाचन क्षेत्रों में 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 6 नवंबर को पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय में वोटिंग होगी। और इसके अलावा 6 नवंबर को लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर, भोजपुर में मतदान होगा। 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। बिहार में चुनावी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छपरा के तरैया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बिहार में एनडीए की बहुमत की सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। जिस प्रचार की शुरुआत सारण से होती है उसमें विजय ही विजय आगे मिलता है। और अगर लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो, पूरे बिहार के युवाओं को 20 साल पहले ये लालू राबड़ी ने किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, वो याद कराना हो तो छपरा सारण की भूमि से उचित जगह पूरे बिहार में और कोई नहीं है। अमित शाह ने कहा कि इस साल एनडीए महादिवाली मनाएगा और इस बार महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो जाएगा। इस बार बिहार वालों को 4 दीपावली मनाने का मौका मिल रहा है। अरे भैया, आप ताली बजा रहे हो, पूछो तो कहीं कौन सी 4 दीपावली? मैं बता दूं क्या? देखो, पहली दीपावली जब प्रभु श्री राम वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे थे, वो दीपावली कुछ दिनों के बाद आएगी जो आप मनाएंगे। दूसरी दीपावली अभी अभी समाप्त हो गई। बिहार की हर जीविका दीदी के अकाउंट में नीतीश जी और मोदी जी ने 10,000 रुपया जमा करा दिया है। 10,000 रुपया। छठ मैया की पूजा और दीपावली के दिन बिहार की माताओं बहनों को उनके अकाउंट खाली न रहे, इसकी व्यवस्था करी। तीसरी दीपावली जीएसटी के हर चीज जो हम सब के लिए उपयोगी हो,
ऐसे 395 चीजों में जीएसटी का टैक्स 5%, 5% और 0%, 0% करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये हो गई 3 दिवाली। और चौथी दीपावली सबसे बड़े रिकॉर्ड के साथ, जब 14 नवंबर को यहां पर मतगणना हो जाएगी, ये लालू राहुल एंड कंपनी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तब चौथी दीपावली मना। और अमित शाह ने बिहार की जनता को सतर्क करते हुए कहा है कि आज के जमाने में भी आरजेडी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे रही है। आप सभी लोग अभी भी चिंतित रहिएगा। मैंने जनता दल की अभी आरजेडी की अभी सूची देखी है। वो सूची में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा है। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? भाइयों बहनों, बिहार को सुरक्षित रखना है तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को फिर से लाना पड़ेगा। और इससे पहले अमित शाह ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। अमित शाह के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद थे। केंद्र की मोदी सरकार के नक्सल मुक्त भारत के संकल्प के पूरा होने की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में आज कुल 208 नक्सली एक साथ आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में सेंट्रल कमेटी सदस्य समेत कई बड़े और इनामी कमांडर भी शामिल हैं। इन नक्सलियों ने AK-47 और इंसास जैसे 153 अत्याधुनिक हथियार भी सुरक्षा बलों को सौंपे। गृह मंत्री बार बार दोहराते रहे हैं कि अगले साल 31 मार्च तक देश नक्सल मुक्त हो जाएगा और इसी प्रण को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रभावी पुनर्वास नीति बनाई है और इन नीतियों के अंतर्गत नक्सलियों को मुख्यधारा में शामिल कर एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दिया जा रहा है। वहीं 208 नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम ने कहा कि युवाओं को गुमराह किया जा रहा था कि वह बस्तर के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें अब एहसास हो गया है कि वह लोगों के लिए नहीं लड़ रहे थे, वह उन्हें नुकसान पहुंचा रहे थे। जिस प्रकार की अपील नक्सल के संगठनों ने भी की है और हम लोग तो लगातार करते आ रहे हैं कि जो युवा इस तरह से भटक रहे थे, वास्तव में वो लड़ रहे थे बस्तर की जनता के लिए, लेकिन उनको ये पता चला है कि वो जनता के लिए नहीं लड़ रहे थे, वास्तव में वो जनता का नुकसान कर रहे थे। बस्तर का विकास इतने सालों में नहीं हुआ। अब अगर वो सब मिल के योगदान करेंगे तो बस्तर आगे बढ़ेगा। फिर टैक्टिक्स की बात ही नहीं है, अब तो आधार खत्म हो गया। गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार की नई कैबिनेट में आज शपथ ली। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में गठित इस नई कैबिनेट में 20 से अधिक विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। नए मंत्रिमंडल में पुराने और नए चेहरों का संतुलित मिश्रण देखने को मिला। बीजेपी ने इस फेरबदल के जरिए युवा जोश और अनुभवी नेतृत्व का संतुलन साधने की कोशिश की है और साथ ही जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का भी ध्यान रखा है। हर्ष भाई संघवी ने सबसे पहले शपथ ली। उन्हें गुजरात सरकार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो वहीं जीतू भाई वघानी, नरेश भाई पटेल, डॉक्टर प्रद्युम्न भाई वाजा, रमन भाई सोलंकी और अर्जुन भाई मोडवाडिया ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। और इसके अलावा ईश्वर सिंह पटेल, प्रफुल्ल भाई पंशेरिया और मनीषा बेन वकील ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। और इसके अलावा कांति भाई अमृतिया, रमेश भाई कटारा, दर्शना बेन वाघेला और कौशिक भाई वेकारिया, संजय सिंह महिड़ा, स्वरूप पजी ठाकुर,
रिवाबा जडेजा, पूनम चंद बरंडा, प्रवीण भाई माली, जयराम भाई गातिम और त्रिकम भाई छंगा और कमलेश भाई पटेल ने भी शपथ ली। करीब 7,000 लोगों की मौजूदगी में हुआ ये समारोह गुजरात की राजनीति में नई दिशा और नई ऊर्जा का प्रतीक बन गया है। आत्मनिर्भरता की दिशा में आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक स्थित संयंत्र में तेजस MK-1A के लिए स्थापित तीसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन कर दिया है और इस दौरान रक्षा मंत्री ने HTT 40 ट्रेनर, LCA तेजस मार्क 1A के लिए HAL विनिर्माण सुविधा का भी दौरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्पादन लाइन का उद्घाटन के साथ साथ कर्मचारियों और अधिकारियों से भी मुलाकात की, जहां रक्षा मंत्री को तेजस के साथ उनकी फोटो वाला फ्रेम भी मोमेंटो के तौर पर भेंट किया गया। डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं पर सुनवाई का फैसला किया और साथ ही केंद्र और CBI को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा है कि CBI पुलिस और जजों के नाम पर की जा रही धोखाधड़ी इन संस्थानों और लोगों के विश्वास पर सीधा हमला है और इससे पहले अंबाला की एक महिला ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी कि सुप्रीम कोर्ट का फर्जी आदेश दिखाकर उसे डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाया गया और उससे 1 करोड़ रुपए की उगाही की गई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि देश में स्पीड पोस्ट सेवा और भी ज्यादा एडवांस होने जा रही है। टेलीकॉम विभाग की 1 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले समय में स्पीड पोस्ट सेवा के अलग-अलग वर्जन लॉन्च किए जाएंगे। विश्वसनीयता के साथ आपको ये कमिटमेंट दे रहे हैं। प्रोडक्ट निकल रहा है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब 24 घंटे के अंदर आपको मिलेगा ही। प्रोडक्ट निकल रहा है 48 स्पीड पोस्ट। तो स्पीड पोस्ट का भी और अतिरिक्त डेफिनेशन हमने करवा दिया है और ये हम लोग लॉन्च करेंगे जनवरी में। इंटरनेशनल में ट्रैक्ट इंटरनेशनल, स्पीड पोस्ट इंटरनेशनल और डायरेक्ट लाइन, ये तीनों प्रोडक्ट्स के आधार पर नई तीव्रता इंटरनेशनल पोस्ट में हम लोग ला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आने वाले समय में DG पिन के जरिए पते की सटीक जानकारी डाक विभाग के द्वारा उपयोग में लाई जाएगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज एक नया नवाचार भारत में हो रहा है। 4x4 ग्रिड में 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल लैट लॉन्ग के आधार पर एक पिन दिया जाएगा। अब DG पिन के आधार पर आपके लैट लॉन्ग के आधार पर वो एड्रेस दिया जाएगा, तो कोई भी गलती डिलीवरी के आधार पर नहीं होगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की 1 वर्ष की उपलब्धियों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर की अष्टलक्ष्मी का नाम दिया है और सरकार का लक्ष्य है कि इस क्षेत्र की क्षमता राष्ट्र ही नहीं बल्कि दुनिया के स्तर पर पूर्वोत्तर को उभारे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अष्टलक्ष्मी महोत्सव के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के उत्पाद और उनके कलाकारों को देश के सामने अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर दिया गया और इस दौरान पूर्वोत्तर इलाकों में 2326 करोड़ का निवेश भी देखने को मिला। पहली बार भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव 6 से 8 दिसंबर पिछले वर्ष में आयोजित किया गया था। ये केवल एक सांस्कृतिक महोत्सव नहीं, ये केवल एक हस्तशिल्प का महोत्सव नहीं, लेकिन 8 राज्यों के क्षमतावान हमारे भाई बहनों को राष्ट्र और विश्व पटल पर निखारने की कोशिश थी और इसमें करीब करीब 2300 करोड़ की निवेश की इंटेंट्स भी आई।
केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 8 राज्यों के लिए 8 टास्क फोर्स एरिया तैयार किए हैं, जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता करके इन्हें चिन्हित किया गया है। राज्य की भूमिका के अतिरिक्त हमारी एक विचारधारा होनी चाहिए क्षेत्र की भूमिका, और इसके लिए हम लोग ने 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस सेटअप किए हैं। 8 टॉपिक्स को 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय ने साथ में मिलकर चुना है, और जो टॉपिक्स हमने चुने हैं वो पर्यटन है, निवेश, कृषि, अधोसंरचना, खेलकूद, नॉर्थ ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। और यहाँ हम बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब खबरें देख लेते हैं कुछ जीएसटी रिफॉर्म से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में किए गए संशोधन से अलीगढ़ जिले के उद्यमी बहुत खुश हैं और उद्यमियों का कहना है कि इससे उद्यमियों, कारोबारियों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत मिली है। अभी जो जीएसटी की दरों को घटाया है उससे निश्चित रूप से एमएसएमई हमारी लाभान्वित होगी, क्योंकि एमएसएमई हमारी छोटे छोटे उत्पादों से जुड़ी हुई है और छोटे उत्पादों की दरें कम होने से उनकी बिक्री भी बढ़ेगी। एमएसएमई द्वारा, सरकार द्वारा जो जीएसटी के अंदर 28% से लेकर 18% और किसी प्रोडक्ट्स के अंदर जो सरकार ने 5% तक का रिडक्शन ला करके दे दिया है, उससे हम छोटे व्यापारियों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और बहुत ज़्यादा लाभान्वित हैं हम लोग। जीएसटी कम होने से सिर्फ हमें ही नहीं, जो व्यापारी हमसे जुड़ के काम करते हैं, जो हमें प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल, उनको भी थोड़ा सा दरों में फ़ायदा हुआ, तो उससे हमारे लिए भी रेट सस्ते हुए। पहले हमारा ये जो इसमें 12% की जीएसटी थी, सरकार ने इसमें बहुत अद्वितीय पहल करके 5% लाई है। उससे जो एंड यूज़र हैं उनको बहुत राहत मिली है। 7% का एक सीधा बेनिफिट मिल रहा है, तो उससे मार्केट में काफ़ी वो उछाल है। और गुजरात के पंचमहाल जिले में भाजपा कार्यालय में जीएसटी सुधार को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में शामिल हुए बीजेपी राज्यसभा सांसद डॉक्टर जसवंत सिंह परमार ने कहा कि व्यापार जगत से जुड़े लोगों के साथ जीएसटी सुधारों से हो रहे लाभ को लेकर चर्चा की गई। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत शहर के और आसपास के व्यापारी लोग और व्यापारी मंडल के जो पदाधिकारी थे वो यहाँ पे आए और उनके साथ जिन जिन चीज़ों में जीएसटी को रिड्यूस किया गया है, जो स्लैब रिड्यूस किया गया है, उसके बारे में चर्चा की गई। और ये जीएसटी कलेक्शन कैसे किया जाता है और इसका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से कैसे हर राज्य को एक साथ लेके पूरे देश को कैसे विकसित करना है, इसके बारे में अच्छे से चर्चा हुई। और स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी हटने से लोगों को काफी राहत मिली है। एलआईसी के अधिकारियों का कहना है कि इससे स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा के क्षेत्र में तेजी आएगी। इंश्योरेंस पे जीएसटी होना बड़ा घातक था, उसकी वजह से बर्डन पड़ रहा था। जिस देश में 90% लोग गरीब हों, वहाँ इंश्योरेंस पे जीएसटी बड़ी भारी पड़ रही थी। ये हटा के बहुत ही बढ़िया निर्णय है, सरकार का बहुत अच्छा निर्णय, और इससे इंश्योरेंस का कारोबार बढ़ेगा और काफी ठीक ठाक 18% काफी बड़ा अमाउंट होता है। इसका सकारात्मक असर पड़ेगा, इंश्योरेंस दूर दूर तक पहुंचेगा, लोगों के घर घर तक पहुंचेगा, पहुंचना भी चाहिए। पहले की अपेक्षा बहुत सरल हो गया है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्रीमियम कम हो जाने की वजह से लोगों को जो इसका लाभ मिलेगा
वो सबसे बड़ा लाभ होगा। हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी 0% कर दी गई है। उसके द्वारा जो कैंसर की महंगी महंगी दवाएं होती थी, जो आम नागरिक और गरीब इंसान जो नहीं खरीद पाता था, वो आसानी से खरीद पाएगा और उसका सस्ते से सस्ता इलाज हो पाएगा। मैं सरकार के इस कदम की बड़ी प्रशंसा मैं करता हूं। ये बड़ा ही सराहनीय प्रयास है सरकार का कि उन्होंने बीमा पॉलिसियों पर से जो जीएसटी खत्म कर दिया गया। इससे जहां एक तरफ बीमा का प्रीमियम की राशि कम हो जाती है, वहीं अन्य लोग भी बीमा कराने की ओर आकर्षित होंगे। इससे बहुत से लोग ऐसे थे कि जिनको बीमा की राशि भरने में इतनी ज़्यादा ये राशि हो जाती थी जीएसटी लगने के बाद कि जल्दी भरना संभव नहीं हो पाता था। और यहाँ बुलेटिन में हम लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भारत सरकार ने अपनी आध्यात्मिक विरासत और सांस्कृतिक कूटनीति को सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को पहली बार रूस के कलमिकिया में दर्शन के लिए रखा गया है और इस प्रदर्शनी में दर्शन के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और इस आयोजन का उद्देश्य भारत रूस के बीच आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। रूस के एलिस्टा शहर में 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक भारत से लाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में बौद्ध श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर रूस पहुंचे हैं। कलमिकिया में बौद्ध आध्यात्मिक गुरु और डिप्टी मिनिस्टर लामा ने इस मौके पर भारत सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के मजबूत संबंधों के कारण बौद्ध अवशेषों को कलमिकिया में लाना संभव हो पाया है। यह आयोजन भारत और रूस के बीच मजबूत संबंधों की बदौलत संभव हो पाया। इस आयोजन को संभव बनाने के लिए कलमिकिया गणराज्य के प्रमुख ने व्यक्तिगत रूप से भारत का दौरा किया। हम पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को विकसित होते हुए देख रहे हैं। उदाहरण के लिए इस वर्ष भारत के 50 छात्रों को काल्मिक मेडिकल विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया गया। अगले अप्रैल में हम कलमिकिया में वार्षिक भारतीय संस्कृति को आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि भारत एलिस्टा के पार्क के लिए हमें बुद्ध की एक प्रतिमा दान करेगा। भारत से लाए गए पवित्र अवशेषों के प्रति कलमिकिया वासियों में विशेष लगाव देखने को मिल रहा है। कलमिकिया में बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक में पवित्र अवशेषों के दर्शन के लिए बेहद उत्साह है। मैं भारत से बहुत प्यार करती हूँ। मैं हमेशा भारत की संस्कृति की प्रशंसा करती हूँ। स्कूल और विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए मैं भारत का धन्यवाद करती हूँ। इस देश की संस्कृति मेरे लिए दिलचस्प है। मैंने भारत के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। इस देश की यात्रा करना हमेशा मेरा सपना था। भारतीय फिल्में और गाने पसंद हैं। ऐश्वर्या राय और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं। मुझे सबसे पहला गाना याद है, जिमी जिमी। रूस के लोगों के लिए यह एक आइकॉनिक हिट है। हम इस गाने को बचपन से जानते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनमें एक बहुत ज़्यादा उत्साह है और साथ ही हमने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोगों की जो आंखें हैं वो नम हो जाती हैं भारतीयों को देख करके, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा कृतज्ञता का भाव है। जिस तरीके से बुद्ध के पवित्र अवशेषों को यहाँ लाया गया है और यहाँ पे 11 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक यहाँ रखा गया है, तो बहुत सारे इमोशंस हमने देखे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो एक इनिशिएटिव है भारत सरकार की ओर से, ये भारत रूस संबंधों को मजबूत करेगा और साथ ही उन्हें नया आयाम देगा। मैं मंजू मीना, कैमरा पर्सन संजीव शर्मा के साथ एलिस्टा से।
और नई दिल्ली में एसोचैम का वार्षिक सम्मेलन और 105वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया गया। सम्मेलन का विषय आर्थिक सुधार 2.0 भविष्य के लिए तैयार भारत रखा गया है और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आर्थिक सुधार 2.0 भारत का वैश्विक प्रभाव विषय पर एक विशेष सत्र को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि आज भारत नए उत्साह से आगे बढ़ा है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और हम सभी को इसे एक मिशन के रूप में लेना चाहिए। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। हमें कर्तव्य भावना से पूरे देश को जोड़ना है। संगठित रूप से हम सभी 2047 तक विकसित भारत बनने जा रहे हैं और कोई हमें नहीं रोक सकता। Accepted that we are going to become a developed nation by 2047. And there is absolutely no power on earth that will stop us from achieving this status. ASSOCHAM clearly is an important organization in this journey. The ideas we receive from ASSOCHAM, the engagement that we are able to do with our startups, our MSME sector, our business and trade ideas that we receive from ASSOCHAM and its teams, the feedback that we get from all of you through ASSOCHAM. विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने युगांडा के पर्यावरण मंत्री से मुलाकात की। तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए कीर्तिवर्धन ने बताया कि युगांडा गणराज्य की पर्यावरण राज्य मंत्री बिट्राइस आतिम अनवार से मिलकर प्रसन्नता हुई। जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व सहित पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।